मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बीते कुछ दिनों से सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन चुकी अरावली पर्वतमाला की परिभाषा पर चल रहे विवाद को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। अरावली मामले में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने अरावली केस की सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, जब तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए जो जांच करेगी। एक्सपर्ट कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने स्वतः संज्ञान मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था 20 नवंबर के प्रीवियस ऑर्डर को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अबेयंस में डाल दिया है, मतलब एक टेम्पररी स्टे दिया है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपने पर्सनल नोट से जो ऑब्जर्वेशन दिए, उसमें कहा गया है कि जितना भी कंफ्यूजन है अरावली की परिभाषा और पुनः परिभाषा को लेकर के, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। और इस काम के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लगाते हुए अपने 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने का जो आदेश जारी किया है, उस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अब खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां विधायक खेल स्पर्धा 2025 के समापन समारोह के मंच से सीएम योगी का गोरखपुर के सांसद रवि किशन और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के साथ मजाकिया अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही सभी स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं कराने का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। यूं तो सीएम योगी का सख्त मिजाज और अपराधियों के खिलाफ एक्शन का अंदाज जग जाहिर है, लेकिन आमतौर पर गंभीर रहने वाले सीएम योगी जब गोरखपुर के सांसद रवि किशन के साथ मंच साझा करते हैं तो हंसी मजाक के साथ सांसद रवि किशन की चुटकी लेना नहीं भूलते हैं। सोमवार को गोरखपुर में माननीय विधायक खेल स्पर्धा 2025 के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का मंच सजा था। यहाँ इस बार सीएम योगी का रवि किशन के साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के साथ भी मजाकिया अंदाज देखने को मिला। सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर नहीं निकलते, संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपकी खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई। सीएम योगी ने कार्यक्रम में खेलों के महत्व पर जोर देते हुए स्वस्थ शरीर, खेलकूद और योग को जीवन की सफलताओं की प्राप्ति करने का जरिया करार दिया। साथ ही विधायक खेल स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं कराने का ऐलान किया। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हो, माध्यमिक के हो या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान 555.56 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडेहाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विरासत गलियारा का निरीक्षण किया।
इस परियोजना की लंबाई 3.50 किलोमीटर है और ये गोरखपुर के सिटी डेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने घंटाघर में बन रहे बंधु सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग का भी जायजा लिया, जिसकी लागत करीब 28 करोड़ रुपए है। उन्नाव रेप केस का दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सीबीआई की चुनौती पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ किया कि सेंगर की रिहाई नहीं होगी और जमानत पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम आदेश से पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक बार फिर कानून का शिकंजा कसता दिख रहा है, क्योंकि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर जमानत को जो हरी झंडी दी थी, उस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस फिर स्टे के मुद्दे पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। मामले पर कुलदीप सेंगर के वकील ने हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे माइक नीचे कर लो, मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सेंगर की जमानत के आदेश पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित पक्ष को मिली राहत के बाद अब मामले की अगली सुनवाई पर क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब अगली खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। 20 दिसंबर को भर्ती एक मरीज को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो जिंदा था। इस मामले में डिप्टी सीएम ने 3 लोगों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां जिंदा मरीज को मृत घोषित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के लिए जिम्मेदार जूनियर डॉक्टर, स्टाफ नर्स और वार्ड आया को निलंबित कर दिया गया है। मामले को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी को 3 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। और अब पूरा मामला भी जान लेते हैं। 55 वर्षीय व्यक्ति को वार्ड 12 के बेड 43 में 20 दिसंबर को भर्ती कराया गया। मरीज उस समय होश में नहीं था, इसलिए अज्ञात में इलाज शुरू किया गया। इसके बगल में बेड 42 में 43 वर्षीय युवक को 24 दिसंबर को भर्ती कराया गया। दोनों मरीज का इलाज डॉक्टर ब्रजेश कुमार की निगरानी में किया जा रहा था। शनिवार सुबह बेड 42 के युवक की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टर ने बेड 43 में भर्ती मरीज को मुर्दा घोषित कर दिया। मुर्दा घोषित करने के बाद पुलिस को सूचना भेज दी गई। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के दौरान गलती का खुलासा हुआ। कुछ भी हो, वर्कलोड कितना भी भले ही हो, 16 घंटे से काम कर रहे थे, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, लेकिन लापरवाही है। इसको हम बहुत सख्त से हमने इसको टैकल किया। 3 लोग को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को और एक वार्ड आया जो थी, जो वार्ड बॉय का काम देख रही थी,
तीनों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि तीन स्तर से गलतियां हुई और एक जांच कमेटी गठित की है। फिलहाल राहत की बात यह है कि जिस मरीज को मुर्दा बताया गया था उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसे विशेष निगरानी में रखा गया है और लगातार चिकित्सकीय देखरेख की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर चुकी है। अब खबर ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी से जुड़ी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक योजना के फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ VBG रामजी अब कानून का रूप इख्तियार कर चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र में VBG रामजी के तहत होने वाले बदलाव को लेकर विपक्ष ने इस पर चर्चा के दौरान जमकर विरोध किया था। वहीं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के नए VBG रामजी कानून से राज्यों की तिजोरी में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। SBI का दावा है कि इस कानून से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। SBI की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा फायदा किन राज्यों को होगा, आइए जानते हैं। VBG रामजी कानून को लेकर सबसे बड़ी बहस इसके फंडिंग स्ट्रक्चर पर थी। नए नियमों के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा 60-40 के अनुपात में होगा, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और हिमालयी राज्य इससे अलग हैं। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोग इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ मान रहे हैं। रिपोर्ट में उन दावों को खारिज किया गया है कि 60-40 के रेशियो से राज्यों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन डेटा बताता है कि असल में राज्यों को इससे फायदा ही होगा। SBI ने पिछले 7 सालों में मनरेगा के आवंटन के साथ नए सिस्टम की तुलना की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी बड़े फायदे वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है, जबकि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में मामूली कमी दिख सकती है। लेकिन अगर पिछले साल के विशेष आंकड़ों को हटा दे तो वहाँ भी स्थिति स्टेबल है। SBI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। नए ढांचे में फंड का वितरण इक्विटी और एफिशिएंसी यानी समानता और कार्यक्षमता के आधार पर होगा, जिससे विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों को बेहतर फंड मिल सकेगा। SBI की रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से 40% योगदान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके इस मिशन के रिजल्ट को और बेहतर बना सकती हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में वाराणसी की छात्रा पायल पटेल की तारीफ की, जिन्होंने काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल भाषा में अपनी महारत दिखाई। आज हम आपको बताएंगे कैसे पायल और उनकी साथी वैष्णवी ने अपनी मेहनत और उत्साह से तमिल सीखने में सफलता हासिल की और काशी के नाम को रोशन किया। देखिए रिपोर्ट। वणक्कम भारत அரசங்கத்தல ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4 தமிழ் கற்போம் ನಾನು ரொம்ப ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ काशियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुपिंस इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम ये वणक्कम। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी तमिल भाषा में इतनी सहजता से अपनी बात रखने वाले ये बच्चे काशी के हैं। मन की बात के 129वें संस्करण में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो क्लिप सुनाए, जिनमें काशी के बच्चे धारा प्रवाह तमिल बोलते हुए सुनाई दिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात में काशी के बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि यह देखकर गर्व होता है कि काशी के बच्चे तमिल भाषा में इतनी दक्षता हासिल कर रहे हैं। पीएम ने काशी तमिल संगमम 4.0 के दौरान तमिल भाषा के प्रति काशी के छात्र छात्राओं के उत्साह और सीखने की ललक का बखूबी वर्णन किया। पीएम ने जिन 2 छात्राओं की ऑडियो क्लिप सुनाई उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनमें से एक पीएम श्री राजकीय क्वींस कॉलेज की 11वीं की छात्रा पायल पटेल है। दूसरी छात्रा निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज तुलसीपुर की वैष्णवी सिंह है।
ये दोनों छात्राएं ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी काबिलियत से रविवार को पूरा देश रूबरू हुआ। छात्राओं ने पहले ही दिन निश्चय कर लिया था कि मुझे तमिल सीखनी है। छात्राओं ने कहा कि उन्होंने तमिल भाषा के बारे में केवल सुना था, लेकिन 15 दिनों के प्रशिक्षण से तमिल भाषा सीखने का मौका मिला। और हमारे विद्यालय में संध्या साई कुमार मैम आई थी और उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से और बहुत ही नए अंदाज से और मतलब हमें ऐसा सिखाया कि हमें बहुत रुचि हुई और हमें बहुत दिलचस्पी हुई सीखने में और हमें सीखने में बहुत अच्छा लगा। विद्यालय की बेटी पायल पटेल ने हमें ये क्षण दिया कि आज पूरा बनारस राजकीय परिवार गौरवान्वित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बेटी को भी प्रशंसा की है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम की थीम लर्न तमिल कलकरम तमिल रखी गई थी। इस पहल के तहत 100 से अधिक शिक्षकों ने विभिन्न स्कूलों में तमिल भाषा का शिक्षण दिया। ये कार्यक्रम न केवल भाषा के प्रचार में सहायक है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश विदेश में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारतमाला परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में ईडी ने रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े इस मामले में मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के आरोप है। ईडी कारोबारी हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों और कुछ अधिकारियों से जुड़े ठिकानों की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईडी ने भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े एक कथित घोटाले के सिलसिले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत रायपुर और महासमुंद जिलों में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिन इलाकों में छापे पड़े वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। ईडी की इस कार्रवाई में कारोबारी हरमीत खनूजा और उनके सहयोगियों, कुछ अधिकारियों और जमीन मालिकों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये मामला भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा वितरण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि जमीन की वास्तविक कीमत और दिए गए मुआवजे में भारी अंतर दिखाया गया है, जिससे कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिला है। रायपुर में ईडी की टीमों ने जमीन कारोबारी हरमीत खनूजा, जसवीर सिंह बग्गा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा उन जमीन मालिकों से जुड़े परिसरों की भी जांच की जा रही है, जिनकी जमीनें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई थी। जांच में ये सामने आया है कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में 43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ईडी की टीमें संबंधित ठिकानों पर मौजूद वित्तीय रिकॉर्ड्स, बैंक खातों और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जैसे डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। ईडी इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कर रही है। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना है, जिसमें लगभग 26,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारों का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य गोल्डन, क्वाड्रिलेटरल और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों को जोड़ना है, जिससे माल ढुलाई और सड़क यातायात की सुविधा बढ़ सके। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के मूल्यांकन और मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की मिली भगत थी। देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी,
ये तुम्हारे नाम और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश विदेश में अब खबर अयोध्या से है, जहां भगवान श्री राम की सोने और हीरे से जड़ित भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये प्रतिमा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की। लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की इस प्रतिमा को बेंगलुरु के कलाकारों ने तंजौर शैली में तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की धरती इन दिनों न सिर्फ अपनी भक्ति के लिए बल्कि अपनी भव्यता के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद सोमवार को अब यहाँ एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। रामनगरी में श्रद्धा और कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जब कर्नाटक से विशेष रूप से लाई गई सोने और हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। प्रतिमा को अयोध्या के यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित किया गया है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की ये स्वर्ण एवं रत्न जड़ित प्रतिमा है। ये बेंगलुरु के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार डॉक्टर फडणवीस द्वारा तंजौर शैली में तैयार की गई है। इस बहुमूल्य प्रतिमा को बेंगलुरु से डाक के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। प्रतिमा में बारीक कारीगरी, स्वर्ण आभा और रत्नों की चमक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई है। कर्नाटका से, बेंगलुरु से हैं। ये जयश्री फडणवीस ने 9 महीने तक बहुत परिश्रम करके, बहुत धर्मिष्ठ से, बहुत प्रीति से वो किया है। वो प्लाईवुड बोर्ड में तंजावुर शैली में किया है। प्रेशस और सेमी प्रेशस डायमंड के जैसे स्टोन्स है। एग्जैक्टली 100% सभी डायमंड नहीं तो वो 600 करोड़ से होगा। तो जैसे स्टोन्स है 2.5 करोड़ का है। डॉक्टर फडणवीस हैं, उनके पत्नी श्रीमती जयश्री अच्छे पेंटिंग करती हैं तंजावुर शैली में। उन्होंने अलग अलग मंदिरों को चित्र बनाकर दिया है और यहाँ भी उन्होंने बाल राम के यानी राम लला के मूर्ति को देख करके उसके आधार पर तंजावुर शैली का चित्र उन्होंने बनाया। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि पौष शुल्क द्वादशी यानी 31 दिसंबर को राम मंदिर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में धर्म ध्वज का आरोहण करेंगे। इसके साथ ही वो राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले एमबीए छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और एंजल के पिता से फोन पर बात कर उन्हें दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले दिनों त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा की हत्या को लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ ही साथ पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। अब इस मामले को लेकर उत्तराखंड की सरकार भी गंभीर है और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला था और देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर में पढ़ाई करता था।
उसका भाई माइकल चकमा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दोनों भाई शाम के करीब 6 से 7 बजे कुछ सामान लेने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान कुछ लड़कों ने दोनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका एंजल चकमा ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद 5 से 6 लड़कों ने एंजल चकमा पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसके भाई को भी चोट लगी। इसके बाद एंजल चकमा को ग्राफिक एराब मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर को सुबह एंजल चकमा की मौत हो गई। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, तो 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। इस मामले में उत्तराखंड की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भागकर नेपाल चला गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की एक टीम को नेपाल भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। यूपी में ठंड का प्रकोप जारी है। लखनऊ में पारा 5.8 डिग्री तक गिर गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की हैं, जहां लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग अलाव को अपना सहारा बना रहे हैं। ठंड के कहर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता न किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सभी बोर्ड के स्कूल 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था करेंगे। सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। लखनऊ का सामान्य तापमान 5 डिग्री से भी कम बना हुआ है, जिसके चलते कोल्ड डे की स्थिति बनी है। घने कोहरे की वजह से आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में दृश्यता शून्य हो गई है, जिसके कारण मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन में 2 दिन घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 1 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के बदलते मिजाज और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें और कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 8 बीघा जमीन पर अवैध घर और दुकानें बनाए जाने के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। शहर में जिस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पहले हिंसा भड़क चुकी थी, उसी के पास स्थित 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर अब अवैध कब्जे के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने इस मामले में सख्ती बरतने का फैसला किया है और घोषणा की है कि 30 दिसंबर को जमीन की पैमाइश कराई जाएगी। क्या है पूरा मामला, वो भी समझते हैं। ये मामला केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। शिकायतकर्ता श्री कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित भूमि जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, उस पर विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से मकान और दुकानें बना ली हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये जमीन वर्ष 1990 से पहले तक पूरी तरह कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में थी। धीरे धीरे जमीन को चारों ओर से घेर लिया गया और फिर दुकानों और 3-4 मंजिला मकानों का निर्माण कर दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की जमीन पर इस तरह का निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा बन सकता है। शिकायतकर्ता का ये दावा है कि 24 नवंबर 2024 को हुई पत्थरबाजी और फायरिंग में इन्हीं अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों की छतों का इस्तेमाल किया गया था। उसमें एरिया जो है वो तो जहाँ जहाँ है लेवल के मुताबिक जो है जो गाटा संख्या है 32/2